हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर, जो बिजनेस स्टडीज का 15 मार्क्स का यूनिट है। और इस यूनिट में हमारे दो चैप्टर होने वाले हैं। पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सेकंड वन इज फाइनेंशियल मार्केट। ये दोनों चैप्टर हम करने जा रहे हैं, लेकिन आज हम इसको खत्म करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, एंड देन फिर हम खत्म करेंगे फाइनेंशियल मार्केट को। तो इस चैप्टर को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आइए। तो हमने कहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ये भी क्या मैनेजमेंट के जैसा ही है। हमने कहा हाँ, सेम जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है मैनेजमेंट का, सेम उसी की तरह है। लेकिन हम यहाँ पर मैनेजमेंट करते हैं फाइनेंशियल का। मतलब ये कि फाइनेंस का मैनेज करना। हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस का मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अगर कभी भी आपसे कुछ पूछा जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। तो हमने कहा सर ऐसे कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास फाइनेंस पिक्चर समझता फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। अब कोई भी कंपनी है, उस कंपनी को स्टार्ट करना है कोई बिजनेस, तो उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने कहा कि अगर एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, और उस एबीसी लिमिटेड कंपनी का एक एम है कि 1 अप्रैल को उसने स्टार्ट किया था कोई बिजनेस, और वो 200 करोड़ की सेल करना चाहता है। तो इस सेल को अचीव करने के लिए हमें पहले उस प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को सोल्ड करना पड़ेगा, और तब जाकर हम अपनी सेल को अचीव कर पाएंगे। तो सर क्या बनाने के लिए हमें मशीन चाहिए होगी। हाँ, अगर आपको कोई भी चीज बनाना है तो उसके लिए मशीन चाहिए होगी, उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, क्योंकि रॉ मेटेरियल चाहिए होगा बनाने के लिए। उसके अलावा आपके पास वो पैसा कहाँ से आएगा। तो हमने कहा कि भाई अगर आपको कोई भी पैसा कहीं से लेकर आना है, तो वो क्या सोर्स हो सकते हैं। अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करना है, तो कहां पर इन्वेस्ट किया जाए, इसके डिसीजन लेना। या फिर अगर हमें प्रॉफिट हो गया है और अगर हमारे शेयर होल्डर हैं, तो क्या हमें उनको प्रॉफिट देना चाहिए, क्या उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इन सब का देखना किसके अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो इसलिए हमने कहा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम इसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। इसीलिए हमने इसको बोल दिया कि ये जो होता है, ये मैनेजमेंट होता है ऑफ फाइनेंस का। इसका मतलब कि कहां से पैसा आएगा, कहां पैसा जाएगा, और उस पैसे को अगर कमा लिया तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए फाइनेंशियल के 3 डिसीजंस हैं। कितने डिसीजन है, 3 डिसीजंस, जो हम पढ़ेंगे। कौन कौन से। फर्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, और डिविडेंड डिसीजन। फिर है हमारा डिविडेंड डिसीजन। तो 3 टाइप्स के हमारे डिसीजंस होते हैं फाइनेंसिंग के। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, और डिविडेंड डिसीजन। तो बच्चों तीनों डिसीजंस क्या क्या होते हैं, अब इसको समझते हैं कि 3 डिसीजन में क्या क्या आता है। हमने कहा इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। पैसा हम दो जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो हम पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। या फिर हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और अगर हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो,
तो हम करते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। इसका मतलब ये डिपेंड करेगा सिर्फ दो चीजों पर, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है शॉर्ट रन या फिर लॉन्ग रन। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो कहलाएगा वो वर्किंग कैपिटल डिसीजन, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो वो कहलाएगा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। उसके अलावा फिर हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं कि भाई पैसा कहाँ से आ सकता है। तो हमने कहा सर देखो पैसा तो दो तरीके से हम ला सकते हैं, अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पैसा दो जगह से ला सकते हैं। पहला है या तो हम खुद का पैसा लेकर आ जाएंगे और वो कहलाएगा हमारा ऑनर फंड, या फिर हम उधार ले लेंगे जिसको हम बोलते हैं बोरोड फंड। दैट मीन्स वी हैव टू ऑप्शन, फर्स्ट वन इज ऑनर फंड एंड सेकंड वन इज बोरोड फंड। अगर पैसा खुद का ले रहे हैं तो वो कहलाएगा ऑनर फंड, जिसको हम बोलते हैं या तो इक्विटी से पैसा लेंगे या फिर हम प्रेफरेंस शेयर से पैसा लेंगे या फिर हम रिटेन अर्निंग से पैसा लेंगे। तो यहां से हम अपना जो भी फंड की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं, और दिस इज कॉल्ड ऑनर फंड। और वहीं अगर बोरोड फंड की बात करें तो बोरोड फंड में क्या, या तो हम लोन से पैसा ले सकते हैं या फिर हम कोई डिवेंचर इश्यू कर सकते हैं। ये सारे फंड के सोर्सेस क्या होंगे हमारे बोरोड फंड। अब ये समझ में आ गया होगा कि बेटा हमारे पास तीन डिसीजन होते हैं फाइनेंसिंग के। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हमने अभी पढ़ा, दूसरा है हमारा फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। फर्स्ट डिसीजन में हम ये करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है या शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका दूसरा नाम होता है कैपिटल बजटिंग, अगर हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो दूसरा नाम होता है इसका वर्किंग कैपिटल डिसीजन। सेम अगर फाइनेंस रेज करना है तो पैसा कहाँ से रेज कर सकते हो, या तो हम ऑनर फंड से रेज कर सकते हैं या फिर हम बोरोड फंड से रेज कर सकते हैं। अगर ऑनर फंड से रेज करते हैं तो या तो इक्विटी शेयर से करेंगे, प्रेफरेंस शेयर से, रिटेन अर्निंग से, और अगर बोरोड फंड से करना हो तो हम लोन से कर सकते हैं, डिवेंचर से कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमें एक और डिसीजन लेना पड़ता है, जिस डिसीजन का नाम क्या है हमारा, उस डिसीजन का नाम है हमारा डिविडेंड डिसीजन। इस डिसीजन के अंदर हमें ये बताना पड़ता है कि हमें, अगर हमने पैसा कमा लिया, सर हमने बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा तो अर्न करेंगे। अगर आप पैसा अर्न कर रहे हो तो आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप डिविडेंड दे दो क्योंकि आपके जो शेयर होल्डर हैं अगर उन्होंने पैसा आप में की कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आप कहीं ना कहीं उन्हें रिटर्न देंगे, और रिटर्न के तौर पर क्या देते हैं, डिविडेंड। तो आप या तो डिविडेंड दे देंगे या फिर आप डिविडेंड नहीं देंगे, तो डिविडेंड पेड या डिविडेंड नॉट पेड। तो आप सिर्फ दो ही डिसीजन ले सकते हैं, फर्स्ट या तो डिविडेंड पे करेंगे या डिविडेंड नॉट पे करेंगे। और इसका डिसीजन कब हमें डिविडेंड देना चाहिए, कब डिविडेंड नहीं देना चाहिए, इन चीजों का डिसीजन लेने का काम होता है फाइनेंसिंग डिसीजन में, एंड दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। तो ये तीन डिसीजन है जो हमें पढ़ने हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, और यही चैप्टर हमारा इसमें फिनिश हो जाएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। हमने कहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूज ऑफ फाइनेंस। मतलब किस तरीके से हम अपने फाइनेंस को यूज कर सकते हैं वो बताता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो मैनेजमेंट होता है किसका, फाइनेंस का। तो किसी भी चीज की या किसी भी तरीके से फाइनेंस को मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्यों होता है, फाइनेंशियल मैनेज करा क्यों जाता है। तो उसका ऑब्जेक्टिव बेटा ये है, फर्स्ट पहला ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमाइज ऑफ शेयर होल्डर। तो किसी भी कंपनी में या किसी भी फर्म में
हमारा मेन मोटिव यही होता है, प्राइम ऑब्जेक्टिव, दिस इज कॉल्ड प्राइम ऑब्जेक्टिव, क्योंकि पहला ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बनाने का फायदा क्या है, जिससे कि मैक्सिमाइज हो जाए शेयर होल्डर वेल्थ। अब सर बोलोगे सर मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ का मतलब क्या होता है? मैक्सिमाइजिंग ऑफ शेयर होल्डर का मतलब होता है बाय मैक्सिमाइज द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर, मतलब ईपीएस को बढ़ाना। किसी भी कंपनी में अगर अर्निंग पर शेयर ज्यादा हो गया तो वो पैसा किसको मिलेगा? वो पैसा मिलेगा हमारे शेयर होल्डर को, और जितना ज्यादा शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा उतना ही शेयर होल्डर खुश होगा। तो पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है किसका? मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। इसलिए हम इसको बोलते हैं, अगर कभी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो क्या होगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या? वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। जी हाँ, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। इसीलिए हमने प्राइम ऑब्जेक्टिव लिखा कि प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। As you can see, to maximize wealth of owners in long run, wealth maximization concept। और ऑनर की अगर बात करें तो हु इज द ऑनर? ऑनर कौन होता है? ऑनर कंपनी का वो होता है जो इसके शेयर होल्डर होते हैं। तो किसी कंपनी के शेयर होल्डर वो क्या कहलाते हैं? वो उस कंपनी के ऑनर कहलाते हैं। तो द गोल ऑफ फर्म शुड बी टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ऑनर्स लॉन्ग रन। तो पहला जो गोल होता है वो क्या होता है ऑनर का? कि जैसे लंबे समय में यानी लॉन्ग रन में कैसे भी मैक्सिमाइज कर दें वेल्थ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंक्रीज इन मार्केट प्राइस। और दूसरी चीज ये कि उससे क्या होगा, हम मार्केट प्राइस बढ़ा दें शेयर्स का, जिससे कि वो फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी दिखाए फर्म की। क्योंकि किसी भी फर्म का अगर मार्केट में शेयर के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, इसका मतलब वो ये शो कर रहा है कि फाइनेंशियल हेल्थ उस फर्म की बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड देन आता है अदर ऑब्जेक्टिव दैट हेल्प अ फर्म अचीव द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। और इसी चीज को, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को हेल्प करने के लिए हमें इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एट रीजनेबल कॉस्ट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है ताकि अगर हमें कभी भी किसी भी फंड की रिक्वायरमेंट हो तो रीजनेबल कॉस्ट पर उन पैसों को लेकर आ सके। नेक्स्ट है इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, इंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड थ्रू क्रिएशन रिजर्व, मेंटेन लिक्विडिटी ऑफ एंड सॉल्वेंसी। तो ये सिर्फ रीड कर लेना, ये ज्यादा इतना नहीं आता, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन पूछेगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर क्या होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, आपको ये ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट अगर हम जो बात कर रहे थे डिसीजन की, तो कुछ डिसीजन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है फाइनेंशियल डिसीजन। कितने प्रकार के? तीन। हमारा फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड वन इज फाइनेंशियल डिसीजन, थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। तो पैसा कहां से ले सकते हैं? या तो हम कैपिटल बजटिंग से ले सकते हैं या फिर हम वर्किंग कैपिटल से। अगर कैपिटल बजटिंग से लेते हैं तो लॉन्ग टर्म फंड रेज कर रहे हैं, और अगर वर्किंग कैपिटल से ले रहे हैं तो हम शॉर्ट टर्म से पैसा ले रहे हैं। ठीक है। फाइनेंसिंग डिसीजन की अगर बात करें तो या तो हम इक्विटी से पैसा लेंगे, और अगर इक्विटी से लेते हैं तो ये हमारा कहलाता है ऑनर फंड, और अगर डेट से पैसा लेते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं तो ये हमारा कहलाता है बोरोड फंड। तो फंड दो तरीके से लिया जा सकता है, या तो हम ऑनर फंड लेंगे या फिर हम बोरोड फंड लेंगे। ऑनर फंड में इक्विटी आता है और बोरोड फंड में डेट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। फिर हमने कहा डिविडेंड डिसीजन की अगर बात करें तो या तो पैसा बांटेंगे या पैसा नहीं बांटेंगे। तो अगर पैसा बांट देते हैं तो वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, जिसको हमने नाम दे दिया डिविडेंड पेड। अगर हम डिविडेंड किसी को पे कर रहे हैं तो डिविडेंड पेड, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रिटेन अर्निंग का मतलब कि ऐसा पैसा जो कमा तो लिया बट हमने किसी को दिया नहीं है, इसका मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। भाई कोई कंपनी है, उसने क्या किया कि पैसा कमा तो लिया बट उसने सोचा नहीं यार अभी शेयर होल्डर को देते नहीं है,
हम इन फ्यूचर कुछ बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहेंगे तो वो पैसा हम वहां इन्वेस्ट कर देंगे, और उसके लिए इसने रोक लिया पैसा। दिस इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग, मतलब प्रॉफिट का ऐसा पार्ट जो हमने डिविडेंड के तौर पर बांटा नहीं, वो अपने पास ही बचाकर रख लिया, और वो कहलाता है रिटेन अर्निंग्स। ठीक, यहां तक कोई बच्चों डाउट? अगर कोई डाउट है तो पूछो यहाँ तक। ओके, चलिए, नहीं आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा 3 डिसीजन की बात कर रहे थे। तो पहला वन डिसीजन कौन सा होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो हमने कहा कि भाई एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हमारी, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड किस चीज के लिए? एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू टेक 3 मेन फाइनेंशियल डिसीजन। किसी भी कंपनी को 3 डिसीजन लेने बहुत जरूरी होते हैं। हाँ बच्चों, किसी भी कंपनी को 3 डिसीजन लेने बहुत जरूरी होते हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन, और तीसरा है हमारा डिविडेंड डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कि हम कहां कहां पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, इस पिक्चर में हमने कहा अगर ये बिल्डिंग बनानी है तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें कैपिटल चाहिए होगा। एंड यू कैन सी ये हमारी क्या है? मशीन है, और ये जो मशीन है, ये मशीन हमारे लिए क्या होंगी? कैपिटल। अब बताओ ये शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए? तो सोचो, लॉन्ग टर्म के लिए। और इनकी वैल्यू क्या होगी? बहुत ज्यादा। तो हमने कहा ये भाई कैपिटल गुड्स होते हैं, और इनकी वैल्यू क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो ये कैपिटल गुड्स हैं और इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए हमने कहा भाई यहाँ पर या तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कहाँ? लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर लॉन्ग टर्म करेंगे तो क्या कहलाएगा? कैपिटल बजटिंग कहलाएगा, कैपिटल बजटिंग कहलाएगा। और अगर हम शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म मतलब सर इसमें देखो सरिया लगा हुआ है, इसमें लोहा और बाकी लोहा लगा हुआ है, इसमें सीमेंट लगा हुआ है, बाकी इसमें और लेबर लगी है। तो बेटा ये सारे जो खर्चे होते हैं, ये सारे खर्चे वर्किंग कैपिटल के होते हैं। मतलब बिजनेस की एक्टिविटी को रन करने के लिए जो डेली बेसिस पे खर्चे किए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो हमें दोनों फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करनी होती है किसी भी बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए। या तो हम कैपिटल बस्टिंग में पैसा इन्वेस्ट करेंगे या वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे। अब वो डिपेंड करेगा आपके बिजनेस का नेचर कैसा है। अगर आपके बिजनेस का नेचर सिर्फ हमारा मैन्युफैक्चरिंग का हुआ तो उस केस में वर्किंग कैपिटल ज्यादा लग जाएगा और कैपिटल बस्टिंग भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि मशीनों से प्रोडक्शन होगा। अगर वहीं हम देखें बाकी जगह पर, तो वहां पर हमारा अगर ट्रेडिंग का बिजनेस हुआ तो ट्रेडिंग के बिजनेस में हमारा वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है, कैपिटल बस्टिंग ज्यादा नहीं लगता। अब खुद सोचो, कोई भी प्रोडक्शन करेंगे तो मशीन की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर मशीन की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें कैपिटल बस्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो मशीनों की कॉस्ट होती है बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में कितना पैसा इन्वेस्ट कर दें या फिर वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा इन्वेस्ट कर दें। फिर दूसरा आता है फाइनेंशियल डिसीजन। हमने कहा सर आपने अभी बताया कि फाइनेंस को रेज करना, मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम पैसे को लेकर आ सकते हैं, लेकिन कहां से लेकर आए? क्या डेट से ले लें? डेट मतलब उधार ले लें, या फिर हम इक्विटी से ले लें? अगर सर इक्विटी से लेंगे तो क्या होगा? हमने कहा इक्विटी से अगर लोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर आपके पास आ जाएंगे, और आप कहीं ना कहीं अपने शेयर होल्डर, अपने ऑनर, कंपनी के मालिक को बढ़ा रहे हो। तो आप यहाँ पे फायदा क्या होगा? यहाँ पे फायदा ये होगा क्योंकि इनकी कोई फिक्स पेमेंट नहीं होती है। आपने इनसे पैसा ले लिया और ये कंपनी के मालिक बन गए। अब इनको प्रॉफिट होगा तब इनको मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो इनको नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो कंपनी में अपना एक राइट्स रखते हैं डिसीजन लेने का, और इनके थ्रू अगर पैसा लेते हैं तो ये जिंदगी भर के लिए कंपनी के मालिक बन जाते हैं। बट अगर हम वही पैसा डेट से लेते हैं तो वहां से डेट से पैसा लेने में हमें इंटरेस्ट पे करना होता है एक फिक्स अमाउंट के लिए, यानी फिक्स टाइम पीरियड के लिए, और वो फिक्स टाइम पीरियड में जैसे ही फिनिश होगा वो पैसा आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। मतलब इनके कोई राइट्स नहीं होते, आप बिजनेस में क्या कर रहे हैं इन्हें कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ इन्हें एक चीज का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम इनको इंटरेस्ट लेना होता है। तो अगर ये पैसा यहां से आप ले रहे हैं तो आपको एक फिक्स बर्डन पड़ जाता है कि आपको ये पैसा पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट प्लस आफ्टर सम टाइम आपको वो रीपेमेंट भी करना होगा प्रिंसिपल अमाउंट का।
तो हमने कहा फाइनेंसिंग डिसीजन में ये देखना कि हम कहाँ से पैसा ले सकते हैं, डेट से ले सकते हैं और इक्विटी से। और अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये दो तरीके से पैसा ले सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा सस्ता पड़ेगा, यानी कौन सा चीप पड़ेगा, इक्विटी से पैसा सस्ता पड़ेगा या डेट से पैसा सस्ता पड़ेगा। अगर हम वही बात करें डिविडेंड डिसीजन की, तो डिविडेंड डिसीजन में आप देख रहे होंगे कि ये डिविडेंड है हमारा और ये डिविडेंड बांट रहे हैं। तब ये डिपेंड करता है कंपनी पर कि कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी चाहती क्या है। कंपनी या अगर चाहेगी बिजनेस को एक्सटेंड करने का, मतलब कंपनी सोच रही है कि हम अपना बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो वो उस केस में कंपनी रिटेन अर्निंग रख लेगी, क्योंकि पैसा बाहर से लेने से अच्छा है अपने पास से रख ले, तो रिटेन अर्निंग रख लेगी। लेकिन अगर कंपनी ने कहा कि नहीं भाई हमारे पास पैसे ज्यादा नहीं है, उन पैसों को रिटेन करने का कोई फायदा नहीं है, एक काम करो जितने भी शेयर होल्डर हैं उन शेयर होल्डर को वो सारा पैसा बांट दो, जिससे एटलीस्ट जो शेयर होल्डर हैं उनको कोई बेनिफिट हो जाए। तो उस केस में हम क्या कर देंगे, डिविडेंड पे कर देंगे, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस चीज का भी डिसीजन लेना कि हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो कितना नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट? तो 3 डिसीजन हो गए हमारे। पहला है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो बच्चों। ये लीजिए, तो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? तो सर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आप बता रहे हो, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई रोल होता होगा? हमने कहा नहीं बेटा, बहुत ज्यादा रोल होता है। क्यों होता है तो चेक करते हैं। टू डिटरमाइन द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। भाई किसी भी बिजनेस को रिक्वायरमेंट तो पड़ती है, अगर कोई कैपिटल है तो उस कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि बिना किसी कैपिटल के हम कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या कोई बिजनेस ओपन किया जा सकता है? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। सो उसके लिए हमें 2 तरीके का फंड चाहिए होगा, एक जो हमारा लॉन्ग टर्म फंड हो गया, दूसरा जो हमारा शॉर्ट टर्म फंड हो गया। तो हमने कहा हमारे पास 2 फंड होना बहुत जरूरी है, एक लॉन्ग टर्म, दूसरा शॉर्ट टर्म। एक लॉन्ग टर्म, दूसरा शॉर्ट टर्म। तो हमने कहा चलो ठीक है। दूसरा पॉइंट, to determine the capital structure of the company and determine the sources from where required capital will be raised, keeping in view the risk and return matrix। मतलब हमें कहाँ से पैसा लेना चाहिए, कहाँ से पैसा नहीं लेना चाहिए, या कितना पैसा हमें डेट से लेना चाहिए, कितना पैसा हमें इक्विटी से लेना चाहिए, ये डिपेंड करता है रिस्क पर और रिटर्न पर। हमने कहा सर हमारा पास रिटर्न ज्यादा आ ही नहीं रहा। अगर रिटर्न नहीं आ रहा तो उस केस में हम डेट से पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास एक फिक्स बर्डन पड़ जाएगा। जब फिक्स बर्डन पड़ जाएगा और हमारे पास अर्निंग है नहीं, तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे खर्चे हैं, तो हम यहाँ पर बियर नहीं कर सकते, तो इसलिए डेट से पैसा नहीं लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा है, रिटर्न हमें ज्यादा मिल रहा है, तो उस केस में हम डेट से पैसा ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा to decide about the allocation of fund into profitable avenues, keeping in view their safety as well। मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम कहीं फंड को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे कोई प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, यानी उस हिसाब से हम अपने पैसे को मैनेज करेंगे कि जहां भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सेफ है या नहीं है, या वो कमा कर देगा या नहीं देगा। तो एक बार इन पॉइंट्स को पढ़ लेना, बहुत इजी पॉइंट्स हैं, और सिर्फ एक बार रीड आउट करना है, ये पॉइंट्स आ जाएंगे। जो हमारा मेन फोकस है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से बनेगा इस बार, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो व्हाट इज मीन बाय इन्वेस्टमेंट डिसीजन? मतलब कितना पैसा हम कहाँ का इन्वेस्ट करेंगे। सिंपल सर, अभी तो आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म में पैसा कितना इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म में पैसा कितना इन्वेस्ट करना है। तो हम कहा चलो देखते हैं। तो इट सीक्स टू डिटरमाइन, ये क्या देखता है? It seeks to determine as to how the firm funds are invested in different assets, यानी different assets में ये कितना इन्वेस्ट करते हैं, यानी लॉन्ग टर्म में कितना इन्वेस्ट करना है और शॉर्ट टर्म में कितना इन्वेस्ट करना है। तो हमने कहा ये हमें देखना कि लॉन्ग टर्म में कितना हमें इन्वेस्ट करना है और शॉर्ट टर्म में कितना इन्वेस्ट करना है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑल्सो कॉल्ड, इसीलिए हमने इसको दूसरा नाम क्या रख दिया कि लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहलाता है। अब इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स की होगी,
दो टाइप्स की, मतलब टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दो प्रकार की होती हैं। एक हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे या वर्किंग कैपिटल करेंगे, या फिर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाते हैं। दूसरा है कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग को हम फिक्स कैपिटल या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा इनके तीन नाम होते हैं, याद रखना, कैपिटल बजटिंग, सेकंड वन इज फिक्स कैपिटल, थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना, फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करना या कैपिटल बजटिंग में इन्वेस्ट करना, ये तीनों ही सेम रहेंगे। और लंबे समय के लिए अगर पैसा को इन्वेस्ट किया जा रहा है तो ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहलाता है। तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन की बात करें तो ये क्या होता है, तो इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू मीट डे टू डे, जी हाँ, क्या मीट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। किसी भी बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब अगर हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, अगर आप डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो, अगर आपका बिजनेस कोई रेस्टोरेंट का है तो उस रेस्टोरेंट के बिजनेस में आपको चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी वहां पे। अब खुद सोचो कि आप कोई डिशेज बनाओगे तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, और रॉ मटेरियल फ्रेश लेकर आओगे तो डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए आपको उन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। तो हमने कहा इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू मीट डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस। इसको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर टिका हुआ है। तो इट क्रिएट्स अ डिसीजन अबाउट कैश, मतलब अगर हमारा बिजनेस इन्वेंट्री का है, ट्रेडिंग का है, तो उस समय हमें कैश की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, उस टाइम हमें इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, उस टाइम हमें रिसीवेबल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर हमारा बिजनेस ट्रेडिंग का है और अगर हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो हमें कैश की रिक्वायरमेंट होगी, इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होगी, रिसीवेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये तीन चीजों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। तो हमें ये देखना होता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन में। लास्ट पॉइंट है हमारा कि बोथ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, मतलब ये अफेक्ट करता है किसको, लिक्विडिटी को और प्रॉफिटेबिलिटी को। वो सर कैसे, भाई बेटा एक बात बताओ, अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, और उस रेस्टोरेंट में आपके पास पैसा नहीं है उसका रॉ मटेरियल लेकर आने के लिए। अब जब रॉ मटेरियल लाने के लिए पैसे नहीं है, कैश नहीं है, आपके पास कुछ स्टॉक में पड़ा भी नहीं है, तो उसको बनाकर सर्व कैसे करोगे, कोई बेच सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है सर। जब रॉ मटेरियल नहीं होगा तो हम फाइनल आउटपुट बना ही नहीं सकते। तो उस फाइनल आउटपुट को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी और वो रॉ मटेरियल लेकर आना पड़ेगा। इसका मतलब कि डे टू डे बिजनेस की एक्टिविटी को ऑपरेट कर रहे हैं और उसी के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन, या उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। जी हाँ, अगर कोई भी खर्चा आप कर रहे हो किसमें, फिक्स एसेट्स में, या कोई लॉन्ग टर्म के लिए खर्चा कर रहे हो, तो वो किसके अंदर आएगा, कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर आएगा। ध्यान से रखना, ध्यान से सुना इस चीज को कि फिक्स एसेट्स में अगर कोई भी खर्चा कर रहे हो तो वो किसके अंदर आएगा, कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर आएगा। तो it refers to the amount of capital required for investment in fixed assets or long-term projects which will yield return and influence the earning capacity of a business over a period of time। यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप कुछ भी अर्न कर रहे हो किसके थ्रू, कैपिटल बजटिंग के थ्रू, तो यही हमारा कहलाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा वाला, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ एसेट्स, कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये इन चीजों का अफेक्ट करेगा। भाई एक बात बताओ, अगर मैंने कहा सर आपको अगर कोई मशीन चाहिए होगी, तो मैंने कहा बेटा मशीन चाहिए होगी तो मशीन की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होगी, तो मशीन अगर लूंगा तो मशीन की वैल्यू 45 लाख रुपीज है। सपोज कि मशीन की वैल्यू कितनी है, 45 लाख रुपीज है। तो उस 45 लाख रुपीज में मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये छोटी मोटी अमाउंट है या बहुत बड़ी अमाउंट है, सिर्फ 45 लाख की बात कर रहे हो तो ये थोड़ी बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये अमाउंट कहाँ खर्च करूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। ऑब्वियसली इतना 45 लाख रुपए हैं तो ये लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करूंगा। तो ये हमारा कहलाएगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो अब
क्वेश्चन यहां से बनेगा, क्योंकि आपको ये तो पता चल गया कि वो वर्किंग कैपिटल है या वो कैपिटल बस्टिंग है, क्योंकि यहाँ से केस स्टडी बनेगा। केस स्टडी अभी हम करेंगे, वो भी साथ में करेंगे, बट उससे पहले हम ये देखेंगे कि भाई फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो इन डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, एक पैरा दिया होगा, केस स्टडी दी होगी, आपको पढ़ना होगा और उस पढ़ने के बिहाफ पर आपको पता लगाना होगा कि इस पैरा में कौन सा पॉइंट्स आ रहा है, कौन सा पॉइंट्स पूछ रहा है, कौन सा कैपिटल डिसीजन लग रहा है, या तो वर्किंग कैपिटल लग रहा है या कैपिटल बस्टिंग लग रहा है, तो कैसा आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि कैपिटल बस्टिंग कब होगा, जब लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म या फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कैपिटल बस्टिंग, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन। सिंपल, आगे बढ़े, चलिए सेकंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं। तो ये एग्जाम में पूछता है, तो आपको कभी क्वेश्चन में ये पॉइंट्स भी दे देता है और आपको सिर्फ वो एक्सप्लेन करने होते हैं। तो हम इसी को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, तो बच्चों कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, या पहले कैश फ्लो आपने पढ़ लिया होगा अकाउंट में, कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। तो कैश फ्लो का मतलब होता है कि कितना पैसा हमारी कंपनी में आ रहा है और कितना पैसा हमारी कंपनी में जा रहा है। अगर हम कोई सोल्ड आउट कर रहे हैं किसी चीजों को, अगर हम सोल्ड आउट कर रहे हैं किसी चीजों को, तो कुछ पैसा आएगा या कुछ पैसा जाएगा। तो हमने कहा कैश फ्लो ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो द सीरीज ऑफ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट ओवर द लाइफ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल should be considered and analyzed for selecting the best proposal। तो कैश फ्लो पोजीशन क्या बताता है, कैश फ्लो पोजीशन हमारे प्रोजेक्ट की ये बताता है कि हमें कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि द सीरीज ऑफ कैश रिसीट्स, एक ऐसी सीरीज किस चीज की, कैश रिसीट्स की, तो एक ऐसी सीरीज कैश रिसीट्स की एंड पेमेंट्स ओवर द लाइफ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल शुड बी कंसीडर्ड एंड एनालाइज्ड फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट प्रपोजल। तो कौन सा प्रपोजल हम सिलेक्ट करें वो किस पर डिपेंड करेगा, कैश फ्लो पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, कैश फ्लो पर। वो सर कैसे, तो एक बात बताओ, अगर आपका बिजनेस कोई ट्रेडिंग का, ठीक है, और आपने कोई ट्रेडिंग का स्टार्ट किया, ट्रेडिंग मतलब समझते हो, ट्रेडिंग मतलब कि गुड्स खरीद लिया, एक से खरीदा और दूसरे को बेच दिया, सोल्ड कर दिया, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। मतलब बना बनाया खरीदा, हमने इस पर प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और हमने उसको सोल्ड कर दिया, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। तो हमने कहा भाई यहाँ पर अगर आप कर रहे हो तो गुड्स खरीदा, प्रॉफिट मार्जिन लगाया और उसको बेच दिया, तो कैश रिसीट्स होगी और कैश पेमेंट भी होंगी। तो पूरे लाइफ में हम कितना अर्न कर रहे हैं। अगर हमारा कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो हम इन्वेस्टमेंट किस में करेंगे, सिंपल है, हम कैपिटल बस्टिंग में भी कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल में भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कैश फ्लो पोजीशन में कि अपनी कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन कैसा है। अगर अच्छा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अच्छा नहीं होगा तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। दूसरा रेट ऑफ रिटर्न, भाई कभी अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने कहा कि ना बच्चों मैंने एक कंपनी ओपन की है और उसमें मैंने 1 CR यानी 1 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर दिया। तो एक कंपनी में अगर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया होगा तो मैं क्या चाहूंगा कि रिटर्न जो हो उसका अच्छा हो और एटलीस्ट मेरे पास 10% का रिटर्न हो, मैं ये चाहूंगा। आप लोग जितने भी देखते होंगे तो टार्क शैंक बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। टार्क शैंक में क्या नहीं क्या बोलते हैं इसको, शार्क टैंक। शार्क टैंक अगर आपने सुना होगा या बहुत सारे बच्चों आपने ये देखा होगा कि रेट ऑफ रिटर्न में शार्क टैंक वाले क्या करते हैं, वो पूछते हैं कि भाई हम आपको पैसे तो दे रहे हैं, आप में इन्वेस्टमेंट तो करेंगे, बट उसमें हम आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले में रिटर्न कितना मिलेगा। तो वो रिटर्न कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है हमारा किस पर, रेट ऑफ रिटर्न पर, यानी रिटर्न पर कितना रेट मिल रहा है। अगर मैं 1 करोड़ रुपए लगा रहा हूं तो उस 1 करोड़ रुपए में 10% रिटर्न मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो पूछते हैं कि भाई अगर रिटर्न आपका कितना आ रहा है, अगर रिटर्न अच्छा आ रहा है तो वो इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज वो आपके कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये डिपेंड करता है रेट ऑफ रिटर्न पर। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व का मतलब होता है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस बेस पर।
आप वर्किंग कैपिटल में कितना कर रहे हैं, आप कैपिटल बजटिंग में कितना कर रहे हैं, और वो दिस इन्वॉल्व कैलकुलेशन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न। ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब मैंने कहा भाई 1 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो 1 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए मुझे 10% इंटरेस्ट रिटर्न तो मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो मैं क्यों करूंगा 10% रिटर्न? अगर नहीं मिल रहा तो 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट नहीं करूंगा, उससे कम कर लूंगा। तो ये डिपेंड करेगा हमारे किस पर, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व कितना है। और वो आती है टेक्निक जिसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक। वो आगे पढ़ेंगे, जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा कि कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स भी होती हैं। वो अभी नहीं पढ़ना, तो अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो याद रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग डिसीजन के 3 पॉइंट्स हैं, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। कैश फ्लो में अगर अच्छा कैश फ्लो है तो हमें इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, अगर कैश फ्लो अच्छा नहीं है, इनफ्लो आउटफ्लो अच्छा नहीं हो रहा, तो हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। रेट ऑफ रिटर्न, अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है, अगर रिटर्न हो मिल रहा है, अच्छा खासा मिल रहा है, तो इन्वेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, अगर हमें इन्वेस्टमेंट से फायदा हो रहा है, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जितना जा रहा है उसका इंटरेस्ट भी उतना ही मिल रहा है, कैश फ्लो पोजीशन भी अच्छा है, रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छा है, तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहिए, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करना चाहिए।